नमस्कार विद्यार्थियों। अभी तक हमने संगम युग के साहित्य, समाज और संस्कृति का अध्ययन किया। बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र का यह महत्वपूर्ण विषय है। आज हम देखेंगे कि संगम युग की सामाजिक स्थिति कैसी थी या संगम काल का सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। यद्यपि संगम युग में तमिल और आर्य संस्कृतियों का पूर्ण सम्मिश्रण हो चुका था, फिर भी तमिल प्रदेश में आर्यों की चतुवर्ण व्यवस्था मान्यता प्राप्त नहीं कर सकी। तमिल साहित्य में कहीं भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियों का उल्लेख नहीं मिलता है। डॉक्टर वीएस भार्गव लिखते हैं कि तमिलों में सामाजिक जीवन का स्तर भूमि पर निर्भर था, इसीलिए उन्होंने भूमि को 5 भागों में विभाजित कर रखा था। वन और उसके आसपास की भूमि मूलीयी कहलाती थी। इस भूमि के निवासी अय्यार कहलाते थे। दूसरी श्रेणी की भूमि पहाड़ों और उसके आसपास की थी, जिसे कुरुंजी कहकर पुकारा जाता है। इस क्षेत्र के निवासियों को कुरवास कहकर पुकारा जाता था। तीसरी श्रेणी की भूमि मरुदम थी और यहाँ के निवासी वेलारस कहलाते थे। चौथी श्रेणी की भूमि वह थी जो समुद्र तट कहलाती थी। इस क्षेत्र के निवासियों को मिनावर कहकर पुकारा जाता था। पांचवा रेतीला भूभाग था, जहाँ के निवासियों को मोरावर कहकर पुकारा जाता था। तमिल समाज को सुविधा की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ब्राह्मण, वैनिगर, वलाल, वेलार और अंतिम है मुनोवर। इस प्रकार संगम युग में दास प्रथा भी प्रचलित थी, ऐसा माना जाता है। सामान्यतः युद्ध के समय पकड़े गए शत्रु पक्ष के लोगों को दास बना लिया जाता था। इन लोगों को सार्वजनिक निर्माण कार्य में लगाया जाता था। दास लोगों की पहचान के लिए उनके शरीर पर एक खास चिन्ह अंकित कर दिया जाता था। उस युग में दासों के क्रय विक्रय के लिए नियमित बाजार हुआ करते थे। दासों के साथ सामान्यतः उदार व्यवहार किया जाता था। विद्यार्थियों, एक समकालिक कवि पुरुनुवार की कविता तुंडियान, पंडन, एडियन, वंडन इन चार वर्गों का उल्लेख मिलता है, परंतु ये वर्ग केवल कर्म से संबंधित थे। वस्तुतः तमिल समाज में वर्ग अथवा जाति व्यवस्था का उद्भव व्यवसाय के आधार पर हुआ था। व्यवसाय का आधार विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति हुआ करती थी। कालांतर में उपर्युक्त जातियां विभिन्न उपजातियों के मध्य बट गई, जैसा कि नमक का व्यवसाय करने वाली जाति उमानार, कुम्हारों को कुयावर, लुहारों को कोल्लार, बढ़ई को थेचर, धोबी को वनार कहकर पुकारा जाता था। ये व्यावसायिक जातियां कालांतर में वंश परंपरागत बन गई। संगम काल में उपयुक्त व्यावसायिक जातियों को शूद्र नहीं समझा जाता था। इन जातियों में विवाह के लिए अंतरजातीय बंधन नहीं थे, परंतु समय के साथ साथ ये बंधन भी अस्तित्व में आ गए और इन जातियों में भी एक दूसरी जाति से श्रेष्ठता की भावना विकसित होने लगी। विद्यार्थियों, किसी भी समाज की स्थिति की जानकारी हमें उस समाज में स्त्रियों की स्थिति से लगाई जानी चाहिए। तो हम यहाँ संगम काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, इसका भी अध्ययन करेंगे। तमिल समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, इस बारे में हमें अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। कवियों की रचनाओं से जो साक्ष्य मिले हैं, उनमें भी विरोधाभास है। एक पक्ष के अनुसार प्रारंभिक काल में स्त्रियों की स्थिति तो सम्मानजनक थी, घर की आंतरिक व्यवस्था में वे काफी स्वतंत्र थी। दूसरे पक्ष के अनुसार स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में निम्न समझा जाता था। उन्हें न तो संपत्ति का अधिकार था, न ही उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाता था। उन्हें एकाकी जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। वे खुलेआम नदियों, तालाबों में स्नान करती थी, खुले मैदानों में खेलती थी, सामाजिक और धार्मिक समारोह में पुरुषों के साथ नृत्य करती थी, खेतों में काम करती थी, व्यापार में भी पुरुषों का सहयोग देती थी। लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी, विशेषकर संगीत और नृत्य की। कई महिलाएं काव्य सृजन भी करती थी।
अवियार उस युग की एक विख्यात विदुषी महिला थी। वह एक श्रेष्ठ कवयित्री थी। संगम कालीन समाज में गणिकाओं और नर्तकियों के रूप में पर्तियर और कणिगेचर का उल्लेख मिलता है। वे वेश्यावृत्ति द्वारा जीवन यापन करती थी। समाज में उनको निम्न स्थान प्राप्त था। अब हम देखते हैं विद्यार्थियों कि संगम युग में विवाह की स्थिति कैसी थी। वैदिक साहित्य के धर्मशास्त्रों में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख है, परंतु सामान्यतः 2 प्रकार के विवाह होते थे। एक माता पिता की अनुमति के बिना प्रेम विवाह, जिसे कलावू कहा जाता था। इससे धार्मिक परंपराओं का अनुसरण किए बगैर पुरुष और स्त्री विवाह कर लेते थे। ऐसे विवाह समाज में निंदनीय समझे जाते थे। विद्यार्थियों, दूसरा विवाह माता पिता द्वारा तय संबंध वाला विवाह था, जिसे कारपू कहा जाता था। इसमें विशाल पैमाने पर धार्मिक और सामाजिक परंपराओं का अनुसरण किया जाता था। इस प्रकार के विवाह में वर पक्ष को वधू पक्ष की कीमत चुकानी पड़ती थी। तमिल समाज में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। विद्यार्थियों, अब हम ये देखते हैं कि तमिल समाज में सती प्रथा भी प्रचलित थी। सती प्रथा, तमिल साहित्य से पता चलता है कि समाज में सती प्रथा लोकप्रिय थी। फिर भी सती प्रथा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता था और ना ही किसी स्त्री को जबरदस्ती सती होने के लिए विवश किया जाता था। स्वेच्छा से सती होने वाली स्त्रियों के विषय में संगम काल में अनेक कविताएं लिखी गई थी। अब हम ये देखेंगे कि संगम काल का आवास कैसा था। संगम काल में संपन्न लोगों के आवास ईंट और चूने के होते थे। 2 मंजिले घर होते थे। बड़े मकान में कई कमरे होते थे। कुछ श्रेणियों के मकानों पर धातु की प्लेट की छतें डाली जाती थी। घर की दीवारों पर देवताओं और पशु पक्षियों के सुंदर चित्र चित्रित किए जाते थे। घर के आगे विशाल अहाते होते थे, जिनमें उद्यान होते थे और मन को आकर्षित करने वाली विभिन्न वस्तुओं से उद्यानों को सजाया जाता था, जैसे फव्वारे, कृत्रिम टीले, झरने आदि। सामान्य लोगों के मकान कच्ची मिट्टी के होते थे। उस पर घास फूस की छत डाली जाती थी। फर्श कच्चे होते थे, जिनको गोबर से लीपा जाता था। उन लोगों के सोने के लिए घास और फूल के बिस्तर हुआ करते थे। विद्यार्थियों, खान पान कैसा था, ये देखना भी आवश्यक है। संगम युगीन समाज में चावल का प्रयोग अधिक किया जाता था। ज्वार और बाजरा भी खाया जाता था। मांसाहार का प्रचलन अधिक था। विभिन्न प्रकार के मांसाहारी व्यंजन बनाए जाते थे। चावल और दुग्ध मिश्रित सांभर भी अधिक पसंद किया जाता था। लोग मदिरा पान भी करते थे। संगम साहित्य में मुन्नीर नामक एक मादक पेय का भी उल्लेख है, जिसे नारियल के दूध, ताड़ के रस और गन्ने के रस के सम्मिश्रण से तैयार किया जाता था। उस युग में ताड़ी पीने का प्रचलन भी था, जिसे कभी कभी बांस के पीपों में बंधकर जमीन में गाड़ कर पकाया जाता था और फिर इसे काम में लिया जाता था। संगम काल के खान पान की एक विशेषता चूने और सुपारी के साथ पान चबाने की आदत का विकास था। स्त्री और पुरुष दोनों ही पान खाया करते थे। मनोरंजन के साधन किस प्रकार के थे? तमिल लोग विभिन्न प्रकार से अपना मनोरंजन करते थे। संगम साहित्य से पता चलता है कि शासक लोग जब संपन्न लोग कवि सम्मेलन, संगीत सम्मेलन, नृत्यों का आयोजन करते थे। इस साथ ही यह भी पता चलता है कि करीवाला नामक शासक ने अपने दरबारी कवि को एक सम्मेलन में 1,60,000 मुद्राएं प्रदान की थी। प्राय प्रत्येक दरबार में गायक और नर्तकियां मौजूद रहती थी। इसके अलावा जो है वो खेलों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के विद्यालय भी हुआ करते थे, जिन्हें मुरंग कल्लारी के नाम से जाना जाता था। मृतक संस्कार कैसा था? संगम युग में तमिल समाज में मृतक संस्कार 2 विधियों से किया जाता था। एक दाह संस्कार और दूसरा दफनाना।
किसी भी परिवार के लिए हमेशा के लिए एक ही विधि अपनाना अनिवार्य नहीं थी। सुविधा अनुसार वे किसी भी विधि के द्वारा अंतिम संस्कार कर देते थे। मृतक व्यक्ति को दफनाते समय उसकी विधवा धूप पर चावल का लड्डू रखकर उसे अर्पित करती थी। संपन्न लोग अपने मृतक परिजनों के सम्मान में विभिन्न प्रकार की ईंटों की समाधियां बनवाते थे। विद्यार्थियों, कला और साहित्य की संगम काल में क्या स्थिति थी, ये देखना भी आवश्यक है। संगमकालीन नृत्य और संगीत कला के बारे में हम ये समझ पाए हैं कि इस समय नृत्य और संगीत कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। करिकल्ला के शासनकाल में कला के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त उन्नति हुई। वह स्वयं 7 कलाओं का पारखी था। इस युग में चित्रकला की भी पर्याप्त प्रगति हुई। मकानों की दीवार पर देवी देवताओं और पशुओं के सुंदर चित्र बनाने की परंपरा भी प्रचलित थी। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय संगम काल की अधिकांश रचनाएं नष्ट हो चुकी है, परंतु विद्यार्थियों, तृतीय संगम काल के अंतिम काल की अनेक रचनाओं को पुनः तैयार किया गया है। तमिल भाषा का व्याकरण तो ईसा मसीह से 1 शताब्दी पूर्व लगभग द्वितीय संगम काल में तैयार किया गया था। संगमकालीन साहित्य में सबसे अधिक सम्मानित ग्रंथ तिरुकुरल है, जिसकी रचना विश्वविख्यात विद्वान तिरुवल्लुर ने की थी। इसके बाद की रचनाओं में इंगागुकृत, शिल्पादिकर्म और कुलावनगम, साटनकृत, मलमेकलाई आदि प्रमुख हैं। तमिल साहित्य में समाज के विभिन्न पक्षों का भी हमें दर्पण प्राप्त होता है। इति नमस्कार। इस पूरे 3 पार्ट में हमने संगमकालीन समाज, साहित्य और संस्कृति का अध्ययन किया था। ये महत्व दक्षिण भारत को समझने का एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि इन तीनों पार्ट का अध्ययन करके निर्धारित प्रश्नों का उत्तर अवश्य प्राप्त करें। इति नमस्कार।